तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले टॉपिक की, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो उससे पहले ये समझ लें कि जो मनुष्य का शरीर है वह शरीर वो बना किससे? अंगों से, है ना। यानी बॉडी जो बनी है वो किससे बनी है? वो बनी है ऑर्गन से। और जो ऑर्गन है वो किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज़ यानी ऊतक से। अब इन टिश्यूज़ का निर्माण किससे है? कोशिका यानी सेल से। तो अगर आप देखो, जैसे मकान, दीवारें, फर्श, वो सब चीज़ें मिलके बनी किससे हैं? ईंटों से। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? वो सेल है। इसीलिए कोशिकाओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बना रही है? टिश्यूज, ऊतकों को। और ऊतक मिलके क्या बना रहे हैं? अंगों को। शरीर भाई किससे मिलके बने? अंगों से। जैसे कि आप शरीर में अंग देखिए, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सभी अंग मिलकर के कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। तो ये अंगों का निर्माण टिश्यूज से, और टिश्यूज को किसने बनाया? सेल्स से। इसलिए सबसे जो छोटी यूनिट बोली गई है लाइफ की, वो क्या है? सेल है। अब देखिए, तो फंडामेंटल लाइफ की बात अगर करें हम लोग, तो वो क्या है? सेल। अब अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों का शरीर बहुत से छोटे छोटे कोष्ठकों का बना होता है। इन कोष्ठकों को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जीवन संबंधी सभी क्रियाएं इन सेल्स के अंदर होती हैं। अतः कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि शरीर के अंदर छोटी से छोटी भी जो क्रिया होती है वो किस में होती है? सेल में होती है जाकर के। और शरीर का निर्माण भी अगर हुआ है तो वो किससे हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। इसलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। अब कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एक कोष्ठ या छोटा कमरा है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, याद रखिएगा, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। वर्तमान में इसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। सभी जीव जंतु वनस्पतियों कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। सभी जीव जंतु हो या वनस्पतियाँ हो, यानी एनिमल और प्लांट, सब सेल से बने होते हैं। एक कोशिका स्वयं में अपना संपूर्ण जीव हो सकता है। जैसे यानी कि बॉडी कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हो सकती है, या एक ही कोशिका से मिलकर के भी बनी हो सकती है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने आता है। ये एक कोशिकीय है। और कई कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण यानी अंदर लेना, पाचन, श्वसन यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, वृद्धि व प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे कि जंतु, पादप और कवक। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी कि एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए जीव। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक। ऊतक यानी कि टिश्यू। अब आगे बात करें अगर हम लोग, तो देखिए, सेल जो है इसकी खोज आप सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में, एक कार्प का पौधा होता है, ढक्कन लगता है इसका बोतलों पर, उसकी स्लाइड का वो अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कुछ हेक्सागोनल ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया? सेल। देखिए, लिखा भी है कि कार की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक देखे और उन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा है। रॉबर्ट हुक ने सेल भित्ति, यानी कि बेटा ये जो सेल नहीं देख रहे थे, ये क्या देख रहे थे? सेल वॉल देख रहे थे। ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, सबसे आउटर लेयर, सेल की आउटर लेयर।
सेल वॉल के आधार पर कोशा शब्द दिया इन्होंने। लेकिन ये जो सेल्स थी ये या सेल वॉल ये कैसी थी, डेड सेल्स थी, डेड। 1674 में यानी कि 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल को सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस सेल के अंदर रचना होती है एक, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। न्यूक्लियस व केंद्रिका, ठीक इसी के अंदर एक होता है पार्ट जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रक में छोटा सा केंद्रक टाइप का जिसको केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस। इसका पता लगाया। डेट्रोचिट नामक साइंटिस्ट ने 1824 में सेल सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी सेल के बारे में कुछ बातें रखी। लेकिन सेल थ्योरी का जो श्रेय है वो जाता है किसको, एक बॉटनिस्ट थे श्रीडन और एक जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञान शास्त्री है ना, थियोडर श्वान। तो श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी प्रस्तुत की, कब, 1839 में। और उन्होंने ये बताया, पहला पॉइंट ये था कि प्रत्येक एनिमल चाहे कोई भी हो वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है, वन और मोर, ठीक है। दूसरा ये था कि कोई भी सेल है उसकी उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, यानी किसी सेल का निर्माण किसी सेल से ही हुआ है। फिर बात आई 1855, रुडोल्फ वर्चाओ ने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ये इसी बात को समर्थन दिया कि किसी भी सेल का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुआ है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो सेल्स हैं, अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो आप देखिए एक प्लांट सेल की हम लोग बात करें, जैसे सबसे पहले प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर आप देखिए एक खूबसूरत स्ट्रक्चर से मैंने बताया है आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ। ये एक प्लांट सेल है, ये सबसे आउटर लेयर होती है इसकी, ये एक सेल की, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड यानी कि शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की बनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये सेल है, कंप्लीट सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। हरित लवक यानी ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये वाली रचना एक गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी है। इन सब के अपने रोल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को ये करते हैं। अभी सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर ये न्यूक्लियस की सबसे आउटर लेयर है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन। फिर ये सेल वॉल के अंदर की ये ब्लैक ब्लैक जो ये है, ये सबसे पतली परत, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बात आती है ये सेल्स ऑर्गेनेलीज हैं, बहुत ही, सेल्स ऑर्गेनेलीज का मतलब सेल के अंदर के कोशिकांग यानी कोशिकांग, कोशिका के अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट भी बताया था। और ये जितना भी ये न्यूक्लियस के अलावा लिक्विड मटेरियल इसमें है, लिक्विड, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर ये एक यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो ये सारे सेल्स ऑर्गेनेलीज के पार्ट है। ये वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है, रिक्तिका, वैक्यूल्स इसको बोलते हैं। इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ रहते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये कंप्लीट सेल है, कैसी, प्लांट सेल। अब एनिमल सेल की बात करें तो ये नहीं उसमें मिलेगा, डिफरेंस यहीं पर हो जाता है, ये नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनिमल सेल में नहीं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं हम लोग। ये देखिए अब यहाँ पर आइए, तो ये क्या है, ये सेल है।
अब देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल, सेल के पार्ट क्या है देखिए, तो सेल वॉल है, सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है देखिए, प्रोटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और सेल का एक पार्ट क्या है, वैक्यूल्स, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब साइटोप्लाज्म में देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको इनएक्टिव मटेरियल कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी तो प्लांट से ही मिलता है हम लोगों को। और क्या है, कुछ एक्टिव सेल्स ऑर्गेनेलीज हैं, एक्टिव सेल्स ऑर्गेनेलीज हैं, ये जैसे कि सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें बेटा किसमें, सेल्स ऑर्गेनेलीज में आती हैं ये सब। लेकिन ये कैसे हैं, ये एक्टिव पार्ट है सेल का, ये इनएक्टिव पार्ट है, यानी कि ये कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। अब न्यूक्लियस की ओर जाए तो न्यूक्लियस के देखिए क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी न्यूक्लियस के अंदर का भाग, और उस न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन जाल, यानी कि ये बना किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे आएगा, दैट इज डीएनए, डीएनए से बना हुआ। चलिए आगे देखते हैं इसके, अगर हम लोग, तो सबसे पहले क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल की बात करें अगर हम लोग, तो प्लांट सेल वॉल चारों ओर से एक भित्ति से घिरी होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, सब साइटोप्लाज्म होता है, इसका निर्माण भी सेल वॉल का साइटोप्लाज्म से होता है। दो सेल्स के बीच में पैक्टिन और कार्बोहाइड्रेट का बना लेयर होता है, मतलब बेटा जैसे कि ये दो सेल हैं, तो इनके बीच में यहाँ जो मटेरियल है ये क्या होता है, ये पैक्टिन नामक और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ लेयर होता है, या इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल लैमेला। यही जब फल पक जाता है तो ये डिजॉल्व हो जाती है, नतीजा क्या होता है, पका हुआ फल सॉफ्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है आपका। इस मिडिल लैमेला के दोनों ओर देखिए ये वाली, ये परत किसकी है, ये सेलुलोज की बनी हुई है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इसे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म स्रावित करता है। इसे प्राइमरी वॉल भी कहते हैं। कभी कभी और भी लेयर बन जाती है जिनको सेकेंडरी वॉल और बन जाती है, तो टर्शरी वॉल बन जाती है। अब ये बनी किसकी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म की बात करें, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी हम लोगों ने बात की थी तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ की, प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म में क्या है, कोशिका के अंदर इम्पोर्टेंट संपूर्ण जितना भी लिविंग पार्ट है वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। जूलियस एक्सले नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा, जूलियस एक्सले ने। जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर नामों द्वारा जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाली जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब बेटा कि अगर कोई सेल है तो इस सेल के अंदर का जितना पार्ट है ये सब साइटोप्लाज्म, ये सब प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच का ये जो पार्ट है लिक्विड पार्ट, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर वाले पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म के न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सब मिलकर के क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का यह भाग कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का, यानी कि जो जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं हो जो आवश्यक होती हैं वो सभी का ये केंद्र होता है, यहीं पर होती हैं, इसलिए इसे सजीव कहा जाता है। और क्या है,
इसमें और इसमें देखिए पार्ट क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का केमिकल एनालिसिस भी की है, यानी वो किससे किससे मिलकर बना है। तो जॉन्स पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1840 ईस्वी में इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और ह्यूगो वान मोल ने 1846 में जीव द्रव्य के महत्व का वर्णन किया। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार जीव द्रव्य की प्रकृति कोलाइडल होती है, कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये अपना रूप बदलता रहता है। जैसे कि कहीं सॉल है, सॉल फॉर्म में, कहीं जेली फॉर्म में। जब ये अर्ध तरल होता है तो तब इसे सॉल, अर्ध ठोस होता है तो इसे जेली कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टोटल का 80% पार्ट जो है वो जल होता है। इसमें अनेक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में सबसे मेन क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कुछ एंजाइम्स होते हैं। जबकि अकार्बनिक यानी जो कार्बन के नहीं बने होते हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये सब पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी इसमें डिजॉल्व फॉर्म में पाई जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीव द्रव्य के अगर केमिकल संगठन की बात करें तो उसमें 15% प्रोटीन, 3% फैट और 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं। ठीक है। फिर जीव द्रव्य की बात करें तो ये कभी कोलाइडल फॉर्म में, कभी ग्रेनुलर फॉर्म में और तंतुमय, जालीदार या कुपिकाकार पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज अब तक के पार्ट 1 का भाग। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे सारे सेल्स और रिलीज को डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा।